ट्रम्प पे आऊंगी, तो देखिए ट्रम्प ने तो 50% जो ये टैरिफ का ये अभी चल ही रहा है, इस पर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब निवेशक जाहिर सी बात है वो पैनिक मोड में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेम्पर लूज होगा उनका। तो उस कंडीशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो जी, आने वाले वक्त में रहेगी, इसको कैसे तो देखते इन्वेस्टर को एक मार्केट को एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए, इकोनॉमी को भी ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि जो मैं पैसा जिस कंपनी में डाल रहा हूँ मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, पार्ट ओनर हूँ। आपने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, आप मुकेश अंबानी के साथ साथ पार्टनर है उस कंपनी में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में डाल रहे हो तो आपको वो क्लैरिटी रहनी चाहिए। आपने स्प्रे कर दिया अक्रॉस 100 कंपनीज, वो मत करना। अगर आपको स्प्रे करना, इंडेक्स खरीद लो, इंडेक्स का ETF या इंडेक्स फंड खरीद लो। तो रही बात, ट्रंप ने टैरिफ का झटका दिया, आपको जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या, किस सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं, कौन सी कंपनीज का US एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, कौन सी इंजीनियरिंग कंपनीज हुई, कौन सी, अब जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा लगाया उन्होंने, राइट। फार्मा के ऊपर भी लगाना चाहते हैं, लेकिन फार्मा के ऊपर लगाया तो उनके देश में हेल्थ केयर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो चौकन्ने हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी उतना नहीं लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टर को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर ट्रंप ने टैरिफ की बात करी तो थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए कि किस सेक्टर में इम्पैक्ट होगा, कौन सी कंपनी है, उन कंपनियों में पहले निकल जाना चाहिए। और फंडामेंटली किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करो तो हम लोग अपने यहाँ एक रूट्स एंड विंग्स का एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं। कोई भी पेड़ अगर अच्छा बढ़ना चाहे तो उसके रूट्स, बुनियाद एकदम पक्का होना चाहिए। तो वैसे ही किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इसका मतलब कर्जा कितना है कंपनी का। जितनी भी कंपनियां मरी हैं पिछले 10-15 साल में, आप एक जेट एयरवेज ले लो या सत्यम ले लो, सब में एक कॉमन पैटर्न है, सब ने बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लिया। और जेट के केस में जब ऊर्जा की कीमत बढ़ गई गल्फ में, मिडल ईस्ट में टर्मोइल के बाद, तो उनको बहुत मुश्किल हो गई इंटरेस्ट रेट्स चुकाने में, तो और कर्जा लिए, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस गई कंपनी, राइट। तो इवेंचुअली द कंपनी डाइड। सत्यम भी ले लो, सत्यम भी वैसे ही सिचुएशन में गिर गया था, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा था, ठीक है। जब प्रमोटर प्लेज करना शुरू कर दें अपनी कंपनी की शेयर्स, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है या हो रहा है, तो इन्वेस्टर को निकल जाना चाहिए, राइट। तो इन्वेस्टर को मतलब ये समझना चाहिए कि मैं मान लीजिए मैं किसी कंपनी में पार्टनर हूँ और वो पार्टनर अभी छुट्टी लेके चला गया 10 साल के लिए, तो कंपनी गई ना। आई कैन नॉट बी ए स्लीपिंग पार्टनर इन द कंपनी, आई हैव टू गेट आउट, राइट। तो सिमिलरली टैरिफ का जो भी हो गया है, सिमिलरली अभी कुछ भी नई चीज़ हुई तो उसका फायदा किसको होने वाला है। अब इंडिया में जैसे वी ऑल नो, इंडिया अगले 10 साल के लिए ग्रो करेगा, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स अभी बढ़ेंगे। अभी जैसे, हाँ, अभी ये GST का उन्होंने बहुत अच्छा इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी ने बोला कि स्लैब्स कम करने वाले हैं। अब इसमें देखिए ऑटोमोबाइल्स का सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 28 से 18 पे काफ़ी आने वाली है, राइट। सिमिलरली सीमेंट का भी फ़ायदा होने वाला है, राइट। कंज्यूमर गुड्स का फ़ायदा होने वाला है। वाइज द गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर टैरिफ का संशोधन अगर खींचता है, ये चाहते हैं कि इकोनॉमी डिप्रेशन में ना जाए, तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलस मिले, राइट। तो वो जो भी जो दुनिया में घट रहा है उसका फायदा किसको होने वाला है, उसका नुकसान किसको होने वाला है, इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत पहचान रखनी चाहिए और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि शेयर बाजार में ग्रीडी नहीं होना चाहिए। 15 से 20% रिटर्न से आदमी बहुत खुश हो जाना चाहिए। जो लोग 25, 30, 40, 50 की कंटिन्यूसली अपेक्षा रखते हैं मार्केट में, उन्हीं को सबसे ज़्यादा झटका लगता है, राइट। तो अगर आप
केयरफुली अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करते हैं जो उतनी बड़ी नहीं है, जो अभी मिड कैप बोल रहे हैं हम, जो 101 से 250 तक है, जिसका मार्केट कैप इटसेल्फ इज जो अमेरिकी बिलियन डॉलर, सेवरल बिलियन डॉलर्स में ऑलरेडी है, राइट, 3-4 बिलियन डॉलर के ऊपर तो पहुंच ही गई है वो कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है वो भी, ठीक है, उनमें डालिए या अच्छे स्मॉल कैप में डालिए, या आप दिन भर रोज़मर्रा जैसे आप घर जाते हैं ऋषिकेश में, आप देखते हैं इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, कौन सी फ्रेंचाइजीज बढ़ रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो जिनके साथ हम लोगों का रोज़मर्रा में संपर्क होता है कंपनी के गुड्स के साथ, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, राइट, उनको उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और ज़्यादा स्टडी करने की अगर क्षमता है और समय है तो और रिसर्च कीजिए। आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी भी ऑनलाइन स्क्रीनर में जाइए, सब आपको कॉल ट्रांसक्रिप्ट लेकिन कभी ना ये ऑनलाइन वाला फैक्टर भी थोड़ा इन्वेस्टर के लिए भारी पड़ जाता है। जिस तरीके से कोई वीडियो में देख रहा है, उसने वीडियो देखा, इसमें लगा दीजिए, ऑनलाइन में सर्च किया, इसमें लगा दीजिए, फिर वहाँ लगाया, उसे लॉस हो गया। हाँ, तो ये तो इसको टिप फॉलो करना बोलते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च करो, आप देखो आपकी लाइफ में कौन सी कंपनीज और की गुड्स और सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आप थोड़ा सा जान लो उस कंपनी के बारे में। किसी ने टिप दे दिया, प्लीज़ मत करना, इतने स्कैम्स हैं। लोग टीवी पे आते थे, अभी तो एक सेबी ने भी एक बहुत फेमस आदमी को अरेस्टेड किया था, वो टिप्स दिए जा रहे हैं और लोग खरीदने से पहले वो लोग खरीद करके फ्रंट रनिंग करके पैसा बना रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट, किसी को ट्रस्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए अनलेस वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंप्लायंस का काफ़ी चक्कर है। एंड अनफॉर्चुनेटली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। बट एज ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए ब्लाइंडली। किसी ने डाल दिया, आप मत डालिए। आपके नेबर ने किसी स्टॉक में डाल दिया, आप मत डालिए। लोग नुकसान के बारे में बताते नहीं है, सिर्फ मुनाफे के बारे में बोलते हैं, ढंडोरा पीटते हैं। तो आप अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत की कमाई उन्हीं कंपनीज में डालिए जो आप कंफर्टेबल हो, जिनके बारे में आप जानते हैं। और मैं ऑनलाइन इसलिए बोला कि ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन कंपनियों के बारे में, टिप्स भी अवेलेबल हैं, बट आप टिप्स इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो टिप दे रहा है वो आपको पता नहीं क्यों दे रहा है वो टिप, राइट। अगर वो मशहूर आदमी भी हो, अगर टिप दे रहा है, देर वर कुछ पीएमएस कंपनीज थी अर्लियर जो जिनके फंड मैनेजर आके बोलते थे ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन क्या वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब वो कंपनी एग्जिट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में बोलते हैं कि ये एग्जिट कीजिए? कोई कभी नहीं बोलेगा। तो इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड खुद ही है, या एक आदमी जो अनबायस्ड एडवाइस देता हो, विच कुड बी अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, वो ही ये कीजिए। अदरवाइज खुद का भरोसा, खुद की मेहनत से आप इंफॉर्मेशन निकालिए। सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, साइट्स हैं, जो डेटा है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट एआई का भी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि एआई भी ट्रेंड है किसी पुराने डॉक्यूमेंट्स पे। और एआई का एक सबसे बड़ा वीकनेस है हैलुसिनेशन। इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आपका सवाल उसके ऊपर है, कुछ ना कुछ जवाब वो क्रिएट करके दे देता है आपको। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए किसी को भी, इंक्लूडिंग एआई। राम जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ना आप फार्मा सेक्टर हो गया, फिर पावर सेक्टर को लेके थोड़ा जोर दे रहे थे, ऑटो सेक्टर को भी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, पावर हो गया, हेल्थ हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, तमाम सेक्टर्स जो हैं, इनमें आगे की क्या कंडीशन आपको लग रही है कि इसमें हाथ आजमाना चाहिए या फिर थोड़ा सा जलने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, आपने आजमाना शब्द उपयोग किया था, तो आजमाना यानी चखना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अच्छे रिसर्च करो और पूरा उसका भोजन करो। ओके, तो फार्मा सेक्टर हो गया, वो तो इट्स कॉल्ड ए डिफेंसिव सेक्टर, क्योंकि आपको दवाई की हमेशा ज़रूरत होगी, दुनिया को होगी, और इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू यूएस। ओके, यूएस एंड अदर कंट्रीज। तो फार्मा इज़ अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब कौन सा अच्छा टाइम है टू गेट इनटू फार्मा? अब बिकॉज ऑफ दिस होल टैरिफ थिंग, फार्मा काफ़ी थोड़ा सा दब गया है,
तो कोई भी सेक्टर जो डिफेंसिव हो, अगर वो दब जाता है, दैट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. ओके, तो बट अगर आज का अगर हम देखें तो जैसे मैं आपको पहले बोला, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरीज, जो कंपनी ऑटो के जो पार्ट सप्लाई करते हैं, सस्पेंशन हो गया, विंडशील्ड्स हो गए, बम्पर्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए जो ईवी में भी जाता है और नॉन ईवी कार्स में भी जाता है, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है. वो सेक्टर अगले 5 साल में $150 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है इंडस्ट्री स्टडी के हिसाब से. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी नेक्स्ट बूम आने वाला है, तो सीमेंट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस, कंज्यूमर विल बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस. अब इंडिया इतना ग्रो हो रहा है, गाड़ियाँ, पोल्यूशन, ये सब, तो वाटर ट्रीटमेंट, दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस. एनर्जी विल ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो इसमें अभी जैसे अगेन मोदी जी का ये था ना कि न्यूक्लियर को मैं 10x करूँगा, तो न्यूक्लियर के साथ बाकी भी होगा. अगर आप देखेंगे जितना एडिशनल पावर इंडिया ने पिछले 1 साल में ऐड किया है, वो अमेरिका ने जितना ऐड किया उससे ज़्यादा है अभी. मतलब इंडिया का जो रन रेट है वो अमेरिका से ऊपर जा रहा है पावर एडिशन में. चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया, बट लेकिन हमको चाइना अभी दिख रहा है. चाइना में क्योंकि उनका गवर्नमेंट अलग सिस्टम है और डेटा अलग तरीके से प्रकट होता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा है. बट पावर इज़ अ लॉन्ग टर्म सेक्टर विच यू कैन इन्वेस्ट इन. तो इन्वेस्टर को डेफिनेटली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनानी चाहिए जिसमें ये सारे सेक्टर्स हो, अक्रॉस मार्केट कैप्स हो, विच आर मीटिंग ऑल द क्वालिटी क्राइटेरिया. दैट इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस, टू मेक मनी इन द मार्केट. राम जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, अगर मैं FIIs की बात करूँ, देखिए जब भी मार्केट जब डिप होता है तो बड़ा झटका ये कहीं ना कहीं इंडियन शेयर मार्केट को लगता है कि FIIs जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब हरियाली होती है तब वो आना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी अलग हो रही है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं. तो DIIs कहीं ना कहीं साथ देते हैं. देखिए, कहीं पे दुख है तो कहीं पे साथ देने के लिए भी कोई ना कोई खड़ा है. तो इस पैटर्न को आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, FIIs की अभी पुरानी कहानी है. पिछले अगर आप 8-9 साल देखें, ऑलमोस्ट 1-2 साल, 2-3 साल छोड़कर FIIs नेट सेलर्स ही रही हैं. उसके बावजूद मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो एक ज़माना था जब FIIs अगर छींकते थे तो हमको ज़ुकाम हो जाता था. अभी पलटा फ्लिप आउट हो गया है. तो FIIs अगर इस साल का भी देखें हम, जनवरी से लेके FIIs जब US में इंटरेस्ट रेट्स चेंज हुए थे, उसके बाद FIIs ने सेलिंग शुरू कर दिया था. अभी तक नेट सेलर्स ही रही हैं. उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में वो डेप्थ है अभी. ठीक है, तो अगर आप नेट देखें इस साल में, FIIs ने ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल का जो डिफरेंस है वो करीब 25,000 करोड़ है. लेकिन हमारे DIIs ने इसी दौरान करीब 60,000 करोड़ ऐड किया है.